सुर्खी है कि पाकिस्तान अपने सभी सरकारी जितनी भी फर्म्स हैं, केवल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जो फर्म हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी फर्मों को प्राइवेटाइज करेगा। यह सुर्खी मतलब समझिए कि पाकिस्तान के बिकने की खबर है। मतलब अगर हेडलाइन यह बना दी जाए कि क्या बिकने वाला है पाकिस्तान, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान, तो यह अपने आप में बड़ी सुर्खी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपनी सभी कंपनियों को बेचेगा। सभी कंपनियों को बेचेगा मतलब सरकार के पास अपनी सरकारी कंपनियां होती हैं, उन्हें वो बेचेगा। केवल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट से मतलब कि इनके यहां पर जहां न्यूक्लियर वेपन रखे होंगे या फिर इनके यहां पर एटॉमिक रिसर्च का जहां काम हो रहा होगा, उन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब ये बेच देगा। भाई साहब गजब गरीबी आई है। मतलब इतना बड़ा कटोरा हाथ में आ गया है कि सब बेच देगा। जी हां, तो ये क्यों पढ़ा जाए? क्या इसको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पढ़ा जाए? जी नहीं, यहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से जानना है, और वो है इंडिया के लिए ही। मतलब इकोनॉमी का जो पार्ट है ना, वो आपको समझने के लिए इसे जानना है। अब आप कहेंगे इकोनॉमी से कैसे रिलेट करेंगे आप इसे? बिल्कुल, अभी मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये इकोनॉमी से कैसे रिलेट होता है। मेरे प्यारे साथियों, इकोनॉमी में जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्कस करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमें जो बहुत ज्यादा एजेंसी पढ़नी होती है, उसमें एक का नाम होता है वर्ल्ड बैंक और एक का नाम होता है आईएमएफ। जब हम आईएमएफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का काम तो है दुनिया भर में रिकंस्ट्रक्शन को यानी पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग को देना। वहीं जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये जो डेट क्राइसिस उत्पन्न होता है, या फिर ये समझिए कि जो पैसा देते समय बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पैदा होता है। दुनिया के देश अब जब कर्ज में रहने लगते हैं, कर्ज चुका नहीं पा रहे होते, कर्ज की स्थिति ये होती है कि वो फेल मारने वाले होते हैं, उस समय पर आईएमएफ का रोल शुरू होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका काम होता है डेट को बैलेंस करना, यानी कि डेट की कंडीशनिंग करना। जब कोई देश कर्ज नहीं चुका पा रहा होता, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में होता है, तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी ब्रेटन वुड ट्विंस नामक ये जो संस्थाएं हैं, जो कि अमेरिका में स्थित हैं, इनके द्वारा कर्जा दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, जब वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है तो यह पुनर्निर्माण के लिए कर्जा देता है। पुनर्निर्माण के लिए मतलब कि भाई आपको कर्जा मिल रहा है, आप सड़क बना लीजिए, नाली बना लीजिए, नहर बना लीजिए, पेड़ लगा लीजिए, बच्चों को पढ़ा लीजिए, इनके लिए पैसा देता है। आईएमएफ जब पेमेंट देता है तो यह समझिए कि अंतिम रिसोर्ट है। जैसे आप ऐसे समझिए, अपने घर में माताओं बहनों के पास में जो गहने होते हैं, उन गहनों को हम कब यूज में लेते हैं? जब हमने कर्जा लेने के सारे तरीके अपना लिए, जब वो कुछ काम नहीं आए, तब हम अपने गहने गिरवी रखने जाते हैं कि साहब इसके बदले पैसे दे दो, नहीं तो गहने बिक गए। गहने के बाद बारी आती है बर्तनों की कि यार बर्तन ले लो, गाड़ी ले लो, जो लेना है ले लो, पैसा दे दो, कर्जे में चल रहे हैं। समझो कि आईएमएफ का कर्जा बर्तन बिकने के समान ही माना जाता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आईएमएफ तब लोन देता है जब दुनिया भर के सारे लोन खत्म हो लेते हैं, यानी आपके पास सारी लाइफलाइन खत्म, तब ये लाइफलाइन बचती है। अब इस लाइफलाइन में ऐसा क्या होता है? असल में आईएमएफ वो लाइफलाइन है कि इसके लोन को कंडीशन के साथ लिया जाता है। आईएमएफ कहता है कि दुनिया में कहीं से भी तुम्हें कर्जा मिल जाए तो ले लो, दुनिया में कहीं से भी मिल जाए तो ले लो, ये तो एक कंडीशन है। अगर नहीं मिले तो मैं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन जब मैं आऊंगा तो मैं अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस लगाऊंगा, और वो कंडीशंस होती हैं जो आपको सबसे पहले मैंने कई बार बताई हैं, फिर से मैं आपको बताता हूं। आईएमएफ की अपनी कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप सरकारी सब्सिडी खत्म करोगे, यानी कि सरकार के द्वारा जो आम जनता को राहत के रूप में पैसे में बैलेंस दिया जा रहा होता है सब्सिडी के रूप में। जैसे तेल मान लीजिए आज आपको 50 रुपए लीटर मिल रहा है उदाहरण के रूप में, सरकार चाहे तो वो उसे आपको 10 रुपए लीटर में भी दे सकती है। क्यों? सरकार कहे कि 40 रुपए मैं भुगत लूंगा, जनता को 10 रुपए में ही मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा आम जनता तक दी जाने वाली ये राहत सब्सिडी कहलाती है। सबसे पहले वो ये चाहता है, जब आईएमएफ आता है, कि तुम ये सब्सिडी खत्म करो। नंबर एक पार्ट सुनना, मतलब पाकिस्तान के बारे में मैंने पहले भी बताया था, अब हो चुका है अनाउंस, इसलिए बता रहा हूं। नंबर दूसरा, बोले तुम्हारे यहां पर जितने भी टैक्सेशंस हैं उसकी ब्याज को बढ़ाओगे, यानी कि लोगों के ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करोगे। और नंबर तीसरा,
तुमको अपने यहां की सरकारी कंपनियों को बेचना होगा, यानी कि प्राइवेटाइज करना होगा। प्राइवेटाइज क्यों करना होगा? क्योंकि सरकारी मुलाजिम बहुत महंगे पड़ते हैं, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, उन्हें एफिशिएंसी से या प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी नौकरी पक्की, वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। और तीसरा, सरकारी मुलाजिम अगर कुछ पैदा करके भी दे रहे हैं तो सरकारें मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती। ये तीन बिंदु जब भी आईएमएफ आता है तो लगाता है। मुझे एक बात बताइए, जनता को अगर पाकिस्तान में तेल उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 100 रुपए लीटर मिल रहा है, जबकि है नहीं, उससे भी ज्यादा महंगा है, तो सोचिए 100 रुपए लीटर का तेल जैसे ही सब्सिडी खत्म होगी तो क्या सस्ता पड़ेगा कि महंगा हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा हो जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हैं कि मैं सरकार की तरफ से अपना हाथ खींच रहा हूं, नंबर एक। दूसरा, टैक्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। टैक्स इंक्रीज करने पड़ेंगे से मतलब अगर आदमी अभी तक 10% टैक्स दे रहा था तो बढ़ा दीजिए उसके टैक्स, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो नंबर एक, उसकी सब्सिडी खत्म हुई तो उसको सामान महंगा मिलने लगा। महंगे सामान पर टैक्स और पड़ गया, वो और महंगा पड़ने लगा। और तीसरा, उसको एक ही उम्मीद थी कि सरकारी नौकरियां मिलेंगी, वो सरकारी नौकरी भी उससे छिन गई क्योंकि सरकार ने सरकारी कंपनियां ही बेच दी। ये तीनों स्थितियां क्या किसी देश के लिए सफल स्थितियां होती हैं? क्या देश की जनता इसे एडमायर करती है? आंसर है नहीं। जब देश की जनता इसे एडमायर नहीं करती, प्रशंसा नहीं करती, तो फिर क्या करती है देश की जनता? देश की जनता इसका विरोध करती है। और जब विरोध करती है तो उत्पन्न होता है पॉलिटिकल अनरेस्ट, राजनीतिक अस्थिरता। अगर आप अंकित इंस्पायर इंडिया पर जुड़े हुए हैं तो कल ही रात मैंने आपको एक सेशन बताया था जिसमें कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जनता सड़कों पर क्यों उतरी हुई है, तो मैंने आंसर दिया था कि वो महंगाई का विरोध कर रही है। साथियों, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता जब आईएमएफ आता है। आईएमएफ कर्जे में यह तो कहता है कि मैं आपको पैसा दूंगा, आपको लुटने से बचा लूंगा, लेकिन आपको मेरी कही बातें माननी पड़ेंगी। पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार हो चुका है। आप पूछेंगे इतना भी क्या खुदगर्ज हो गया पाकिस्तान कि उसे कर्जे के लिए मानना पड़ रहा है? मेरे प्यारे साथियों, आईएमएफ जब लोन देता है तो किसी देश पर कब्जा नहीं करता। वहीं चाइना जब लोन देता है तो उस देश पर कब्जा कर लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसी के तहत अंदर चला गया। पाकिस्तान इसको समझ चुका है कि यदि मैंने आईएमएफ से कर्जा नहीं लिया तो यह पाकिस्तान बिककर चाइना के गुलाम चला जाएगा। आईएमएफ पर अमेरिका का प्रभुत्व है, कम से कम वो पैसा देगा तो सही। हमारे यहां राजनीतिक अस्थिरता तो आएगी, हमने इमरान खान को जेल में डाल ही रखा है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को चाइना के अधीन रहना पड़े। पाकिस्तान इन चीजों के लिए फिलहाल तैयार हुआ है। प्राइवेटाइज करने का ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर दिया गया है कि कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दीजिए, यही आप सुर्खी पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, शहबाज शरीफ यहां पर एक समझदारी कर रहे हैं। समझदारी क्या कर रहे हैं? आईएमएफ कहता है कि प्राइवेटाइज करो, इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी और को बेच दो, दुनिया में किसी दूसरे देश को बेच दो। आईएमएफ की शर्तों को शहबाज शरीफ कुछ ज्यादा पड़ गए। नाम में ही शरीफ है लेकिन व्यक्ति शरीफ नहीं है। यह कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की कंपनियों को बेचूंगा तो सही, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं, विदेशियों को बेचूंगा। मतलब अगर गल्फ का कोई देश इस समय ये चाह ले, चाहे कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो या फिर सऊदी हो, कि उसे पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की कोई कंपनी खरीदनी है, तो मोस्ट वेलकम है। मात्र 4 दिन के अंदर अंदर तो इन्होंने कराची पोर्ट बेच दिया था यूएई को। अंदाजा लगाइए, साउथ एशिया के सबसे व्यस्ततम पोर्ट में से एक है। जैसे मुंबई है ना अपना जेएनपीटी, ऐसे इनका कराची पोर्ट, उसका पूरा ऑपरेशन इन्होंने मात्र 4 दिन में यूएई को बेच दिया। समझे? आईएमएफ की कहानी समझ में आ गई?
तो अब आपको पाकिस्तान की ये एंगल जो है ना, इसको केवल इस पर नहीं समझना है कि पाकिस्तान के मजे हैं तो चलो सुन लेते हैं, पाकिस्तान के मजे लेंगे, नहीं, मजे तो दिलवा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको आईएमएफ समझना है। और आईएमएफ समझ रहे हो और बुद्धिजीवी लोग अगर इस विषय को रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्या इंडिया में भी कभी ऐसा कुछ हुआ था क्या? मतलब जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं प्राइवेटाइजेशन होना, क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैं आपको आगे लिए चल रहा हूं। कुणाल पटेल ने फिर से डॉलर्स की बरसात कर दी है यार। कुणाल भैया खूब कमाओ यार, तुम बढ़िया भेजते हो पैसे, तुम्हें पेटीएम वेटीएम नंबर और बताना पड़ेगा, हमें लग रहा है सीधा ही भेज दिया करो, यूट्यूब में काय पैसा देते हो यार। हाँ जी, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बता रहे हैं। यहां पर पाकिस्तान के हालात फोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं और इन्हीं हालातों को समझाते हुए बता रहे हैं। कल ही आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर रात को सेशन दिया था। यस, मेरी जनता बड़ी इंटेलिजेंट है भाई साहब, लव यू है आप सभी को। माधव, सत्या, रोहित, दीपक कुमार, बंसल, माधुरी, राजू, सभी ने एकदम पकड़ लिया। यही तो है, इशारा काफी है। एलपीजी रिफॉर्म पकड़ लिए सभी लोग। ये जो जानकारी मैं यहां लिखा था ना अभी हाल कि दुनिया के देशों को प्राइवेटाइज करना होता है, एलपीजी। हम कई बार क्रेडिट बांटने निकलते हैं तो कहते हैं नरसिम्हा राव सरकार थी जो एलपीजी रिफॉर्म लाई थी, देश की तरक्की को बढ़ाई थी। हम कहते हैं मनमोहन सिंह जी का आइडिया था। अजी आइडिया आईएमएफ का था। हम अपना सोना गिरवी रखने चले गए थे, यूके की बैंक में पैसा गिरवी रखने चले गए थे कहने के लिए कि भाई साहब पैसा खत्म, आप कम से कम हमें कर्जा दे दो, कुछ दिन हम चला लें। तब अमेरिका ने कहा था कि इतना जो डर कर जी रहे हो लंबा नहीं जी पाओगे, बेहतर है कि अपनी कुछ चीजों पर से सरकारी नियंत्रण हटाओ। सरकारी नियंत्रण हटाओ और सरकारी नियंत्रण हटाकर प्राइवेट लोगों को अंदर लेकर आओ। तो क्या पाकिस्तान अब हमारे कदम पर चल रहा है? ना जी ना। बेटा बाप के कदम पर चल जाए तो फिर बेटा ना कहलाए। ये बेटा थोड़ी कहलाना चाहता है, तो समझता है कि ये बाप एक दिन पहले आजाद हुआ है। इन्हें भारत से थोड़ा अलग हमेशा दिखने की वो रही है, अंदर से क्यूरोसिटी रही है। इसके लिए अब ये तरीका क्या अपना रहे हैं? ये तरीका अपना रहे हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं बिकेंगे, हम विदेशों में बिकेंगे। अरे नालायकों, इंडिया कम से कम जब प्राइवेटाइज किया तो इंडिया की ही कंपनियों को अपना माल बेचा, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट किया, जिसको हमने विनिवेश नाम दिया, और पूरी तरह से प्राइवेटाइज नहीं किया। हमने कुछ कुछ शेयर हर साल निकाले और उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स को, शेयर मार्केट को बेचकर इंडिया के अंदर ही अपने पैसे को और अपनी कंपनी को रखा। तुम्हारे यहां क्या हो रहा है? ये दुनिया के देशों को अपना माल बेचने निकल रहे हैं। खैर हालात ही ऐसे हैं कि रोटी के लिए जब लड़ाइयां हैं, जनता इसलिए मर रही है क्योंकि ये सब लोग महंगाई से त्रस्त है। उस बीच में पीएम का ये बयान आना लाजमी है और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने ब्रॉडर प्राइवेटाइजेशन प्लान फॉर स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस निकाल दिया है। ये पाकिस्तान के ही अखबार डॉन की आप हेडिंग देख रहे हैं। उम्मीद है अब आपको ये सारी बात समझ में आ गया है कि ये सभी सरकारी कंपनियों को बेचेंगे और विशेष रूप से शुरुआत वहां से करेंगे जो मुनाफा नहीं कमा पा रही हो। उसके बाद में स्ट्रेटेजिकल कंपनियों को अपने पास में रखते हुए ये कंपनियों को बेच देंगे। तो यहां पर आप सरकारी तरफ से होते हुए फैसले देख सकते हैं। सरकार के तरफ से 88 सरकारी कंपनियां इस समय सरकार के पास हैं और सरकार ने एक चीज यहां पर इनकी जनता को मोटिवेट करने के लिए दी है, और वो क्या है कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि पाकिस्तान में कंपनियों की जो बोली लगेगी ना, वो टीवी पर लाइव दिखेगी। मुझे इस बात पर जो हंसी आई है भाई साहब कि यार मतलब इन लोगों के सामने मतलब कितना जबरदस्त तरीके से इन बेचारों का पपलू बनाया जा रहा है। इनसे कहा गया है कि चिंता मत करिए, आपको जो भी होगा ना वो एकदम लाइव दिखाया जाएगा। मतलब आपके देश की घनघोर बेइज्जती दुनिया के देश आएंगे और बोली लगाएंगे। ये बिल्कुल वैसा नहीं हो गया है क्योंकि जुआ चल रहा हो, वहां बोलियां लग रही हो, सट्टा सा लग रहा हो। दूसरे देश आएंगे और बोली लगाएंगे कि हाँ भाई कितना मंजूर है, बोले इतना मंजूर है, लगा दें, बोले लगा दो। पाकिस्तान में कंपनियों की बोली की लाइव टीवी पर फोरकास्टिंग की जाएगी। इस पूरे काम को पूरी तरह से प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। भाई जनता इसमें करेगी क्या? एक बात सोचने की आवश्यकता है आप लोगों को। केवल नजर बंद करके कि देखिए भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अबे ढक्कनो, तुम तो खुद पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो उसके अंदर। पार्टिसिपेट दूसरे देश का आदमी कर रहा है। वो ऐसे थोड़ी आएगा चलो टीवी पे चलना है बोली लगा के आते हैं। पीछे की पीछे पहले बात हो चुकी होती है, तब जाके बोली का कार्यक्रम शुरू होता है। हाँ खैर कोई नहीं जी, इस कार्यक्रम को नाम दिया गया प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024 से 29। शहबाज शरीफ पूरा पाकिस्तान बेच देंगे। पहले भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी बिकवाली हुई हैं।
अब आप पूछेंगे शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी हवाई जहाज से। जी हां साथियों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी लिमिटेड को प्राइवेटाइज सबसे पहले किया जाएगा कि पाकिस्तानी एयरलाइंस किसी को लेनी है तो ले लो। अब आप पूछेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने 2 महीने पहले एक सेशन किया था। देखो हमको ना पहले ही पाकिस्तान के हालात पता, अपन को तो ना अपनी पाठशाला परिवार को, अंकित परिवार को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि दुनिया में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसका पूर्वाभास होने लगता है अपन को कि कुछ तो होगा। आपको याद है अपन ने एक सेशन किया था, तब आपको बताया था इनकी एयर होस्टेस कनाडा गई थी, वहीं से वहीं फरार हो गई थी। आपको मैंने उस समय यह बताया था कि इनकी मतलब जो एयरलाइंस है उस पर इतना कर्जा है कि उसको कई बार बेचने का प्रयास किया जा चुका है, कोई लेने नहीं आता है। पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइंस के खर्चों से बचने के कई बार इनकी एयरलाइंस को कोई दूसरा देश रोक के बैठ जाता है कि भाई रुक जाओ, तुमको उड़ने नहीं देंगे क्योंकि तुमने फीस नहीं चुकाई है, लेकिन फिर बोले इनको बिठा के खिलाएंगे, चलो तुम उड़ जाओ, तो दूसरे देश में रहो, यहां मत आना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने का डिसीजन लिया है। ये पहली डिसीजन नहीं है, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अपने देश में तो कोई खरीदने ही आगे नहीं आ रहा है, विदेश को बेचेंगे। अब बेचारे गल्फ कंट्री हैं, उनके पास में खूब पैसा है, उनको समझ में नहीं आ रहा पैसे का क्या करना है। उनको पाकिस्तान की एयरलाइंस में मिल जाएगी तो चला ही लेंगे, दुनिया में कहीं और चला देंगे। तो भाई सबसे पहले तो इनकी एयरलाइंस बिकने वाली है। इससे पहले ही ये एयरपोर्ट और बंदरगाह बेच चुके हैं। देखो पहले इन्होंने बस अड्डे बेचे, फिर बस बेच रहे हैं। कराची एयरपोर्ट बेच चुके हैं, कराची पोर्ट बेच चुके हैं, अब इसी क्रम में अब ये एयरलाइंस को भी बेच देंगे, ठीक है। कारण क्या है तो मैंने आईएमएफ बता दिया। आईएमएफ इनको बेल आउट पैकेज, बेल आउट का मतलब क्या हुआ, उस समय दिया गया पैकेज जिस समय पर पूरी तरह से इनके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस उत्पन्न हुआ हो, उस पेमेंट को ही अब रिकवर आईएमएफ करना चाहता है। और आईएमएफ के दबाव के अंदर ही इन्होंने फैसले लिए हैं। इनके अंदर इनको सब्सिडी खत्म करनी होगी जो कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल और बिजली पर दे रखी है। टैक्स कलेक्शन को 10% तक बढ़ाना होगा और कंपनियों को बेचना होगा। आईएमएफ को हालांकि इस बात पर बहुत डाउट है कि ये ऐसा कुछ कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, समझिए। पाकिस्तान ने महंगाई बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो आजाद जम्मू कश्मीर का जो बात हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, जो पीओके को लेकर बात हो रही थी, वो क्या था, पाकिस्तान की तरफ से वहां पर सब्सिडी दी जाती थी लोगों को। सब्सिडी से मतलब क्या था कि उनको कम से कम 33 प्रकार के आइटम्स ऐसे थे जो सस्ती कीमत पर खाने के लिए दिए जाते थे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो लोग सड़कों पर उतर आए कि बोले हम तो चाहते हैं आज़ादी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे ही नहीं, रास्ता खोल दो, हम इंडिया जाएंगे। अब उनको कंट्रोल में रखना है क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलाप तो रखा है लेकिन उनसे हैंडल हो नहीं रहा है। तो इन्होंने उस मामले को सेटल करने के लिए 2300 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है। किसने, पाकिस्तान ने। कौन सा रुपया, पाकिस्तानी रुपया, मतलब लगभग 800 करोड़ इंडियन रुपीस का इन्होंने पैकेज वहां पर अनाउंस किया है कि चिंता मत करो, मैं आपको सब्सिडी देता रहूंगा। अब आप विचार करो, अभी तो केवल पाकिस्तान के अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर नजारे देखने को मिले हैं जब सब्सिडी खत्म करने के लिए आईएमएफ ने कहा। सोचकर देखो कि उससे निपटने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहीं वाकई में कश्मीर में मिल जाए, इंडिया में चला जाए, खुद से चला जाए। उससे बचने के लिए इन्होंने 2300 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया। तब जाके कल इनके बीच में सहमति बनी कि चलो शांति रखते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो अभी उठने वाली ज्वाला है उसे ये कैसे संभालेंगे। पहले ही इनकी सरकार तो गठबंधन की सरकार है, कोई स्टैंड मतलब कोई इनका ऐसा स्टैंड है नहीं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला लिया जा सके। विचार कीजिए कि इनकी स्थिति अभी फिलहाल कैसी है। तो आईएमएफ को खुद से डाउट है, वो खुद डाउट में है कि ये नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आईएमएफ इनको कह रहा है कि भाई तुमको अगर बेल आउट पैकेज चाहिए बर्बाद होने से बचने के लिए तो तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। भारत के केस में अगर हम बात करें तो भारत 1991 में ही आईएमएफ के चंगुल से बाहर आ चुका है जब से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया। अब आप कहेंगे तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में अंतर क्या है, हमने भी तो सब कुछ ऐसा ही किया था। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप एक बार जाकर के बातें बाजार की जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर सेशन देखिएगा। हमने आज से 2 साल पहले सेशन किया था जिसमें बताया था कि जब भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था, 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो उसमें मैंने डिस्कस किया था। मेरे प्यारे साथियों, जब भारत के हालात ऐसे हुए, अच्छा भारत के हालात पर भी थोड़ी चर्चा सुन लो। हुआ क्या था कि जब हम आज़ाद हुए थे ना तो 1947 में हमारे हालात कुछ ऐसे थे कि हम बहुत ज़्यादा हद तक अंदर तक डरे हुए थे। किस चीज़ से डरे हुए थे
कि यार ये जो विदेशी कंपनियां आती हैं ये परमानेंट हम पर ही राज करके रहती हैं। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी और हम पर ही राज करने लग गई थी। तो हमने कहा अब कोई भी कंपनी बेटा चल के यहां मत आ जाना, नहीं तो टांगे तोड़ देंगे। कंपनियों को आना बिल्कुल अलाउ नहीं है। 47 में हमने अपने गेट दरवाजे बंद कर लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया ने आज बंद किए हुए हैं। हमको किसी को नहीं आने देना, हम क्लोज इकोनॉमी बन के रह लेंगे, हम अपना कपड़ा सिलेंगे, खुद पहनेंगे, गांधी जी कपड़ा पहनना सिखा गए हैं। चलो साहब कोई बात नहीं। लेकिन साहब दुनिया में किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो दुनिया से पैसा देश में आना जरूरी है। कोई देश का पैसा हमको दे ही नहीं। क्यों नहीं दे? बोले तुमको पैसा किस बात का दें ये बताओ। बोले सर हम लोग गरीबी में जी रहे हैं। बोले जियो तो मरो, क्या दिक्कत है? बोले सर हमारे पास भोजन नहीं है। बोले मरो, भूखे मरो। आपको मालूम है ना भूखे मरने की कहानी भी कभी सुनाएंगे, हरित क्रांति वाली कहानी भी, कि मतलब भुखमरी की स्थिति हमारी क्या बन गई थी। हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं, बोले मरो तुम आराम से, हम तुमको कोई सहायता नहीं देंगे। अमेरिका ने हमको सुअर को खिलाने वाला जो अनाज है वो दे दिया था कि खाओ जा करके, PL 480 कहते हैं उसको। तो बोले साहब ऐसी बात है कि हम लोगों को यह समझ में आने लगा था धीरे धीरे कि हम जब तक विदेशी निवेश प्राप्त नहीं करते, डॉलर जब तक हमारी करेंसी में ऐड नहीं होता, हमारी रिजर्व बैंक के पास नहीं पहुंचता, तब तक हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। डॉलर लाएं कैसे? हम तो डरे हुए थे विदेशी कंपनियों से। अच्छा उस समय भी देश के अंदर जो ये कम्युनिस्ट सरकारें होती है ना, लेफ्ट विंग जो सरकार जो अपने आप को लिबरल और पढ़ा लिखा कहती है, इनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, जनता को तुरंत आकर्षित करती हैं। जैसे अचानक कोई सड़क पर उतरकर आपको यह कहे कि देखो सरकार ने यह कंपनी बेच दी, सरकार आपकी विरोधी है, जनता तुरंत उस आदमी के साथ बोलेगी देखो यही हमारा नेता है। वो नेता कभी यह नहीं बताएगा कि देश बिकने वाला है इसलिए कंपनी बेच दी है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पब्लिकली आकर यह बोल रहे हैं कि मैं कंपनी बेच रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा देश बिकने वाला है। इंडिया ने सोना गिरवी रखा, ये नहीं बताएंगे साम्यवादी लेफ्ट विंग के लोग, कभी ये नहीं बताते कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने इस स्थिति की। ये सड़कों पर तुरंत उतर के आ जाएंगे कि देखो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देखो सरकार ने ये कंपनी बेच दी। भाई क्योंकि हमने इतने दिन तक ताले रखे, हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं आई, दुनिया का कोई देश हम में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हुआ, तो धीरे धीरे हमने अपनी संस्थाओं के दरवाजे खोलने शुरू किए कि ठीक है थोड़ा सा आ जाओ चलो। इधर हम आजादी के बाद गुलाम पैदा हुए थे। आजादी के बाद गुलाम कोई कैसे पैदा होता है? अरे भाई अब तक भी हमारे पास में कोई पैसा धेला नहीं था, हम चले आ रहे थे, ऐसे भुखमरी में जी रहे थे। हालात ये थे कि लोग तो ये कहने लग गए कि जिस दर से ये हिंदू ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, एक दिन ये भुखमरी के हालात आ जाएंगे इंडिया में। इंडिया को उभरना था, इसीलिए फिर हमने अपनी नीतियों को परिवर्तित किया। आज आप सुनते हैं ना सरकार ने FDI अलाउ कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो है क्या असल में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट असल में कंपनियों के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन कंपनियों में विदेशी पैसे को आने की अनुमति देना। उस पैसे को RBI अपने पास सहेज कर रखती है फॉरेन रिजर्व के रूप में, फॉरेक्स के रूप में, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, कि ये हमारे पास है, कल को इससे हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटल करके चलेंगे। आई बात समझ में? इंडिया ने उस दौर में जब सोना गिरवी रखना पड़ा तब यह निर्णय लिया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ चीजों में नियमों को ढील देनी पड़ेगी, जिसे कहा गया लिबरलाइजेशन। दूसरा जो चीज हमने अपनाया दैट वाज प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा जो तरीका अपनाया वो था वैश्वीकरण के लिए ग्लोबलाइजेशन, यानी कि दुनिया की कोई भी कंपनी आए, हमारे यहां आकर कंपनियों को खरीदे, हम अपने कानूनों के अंदर पूरी तरह से राहत देकर चलेंगे। तो फिर पाकिस्तान में और हम में क्या डिफरेंस रहा? पाकिस्तान सरकारी कंपनियां दूसरे देश को बेच रहा है। हमने अपनी सरकारी कंपनियों को दूसरे देश में बेचने की नहीं कहा, हमने अपनी सरकारी कंपनियों को कहा कि भारत का ही कोई उद्योगपति अगर उनको खरीदना चाहे तो वो खरीदे, नंबर एक। और जब हम शेयर मार्केट में चले जाएं तो वहां जाकर FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा ले। और तीसरा, हमारी जो देश की प्राइवेट कंपनी है उनके अंदर कोई विदेशी कंपनी आकर के पैसा लगाती है। जैसे जियो के अंदर आकर के फेसबुक ने लगभग $10,000 के आसपास, कितने $10 बिलियन के आसपास लगाए थे, ठीक है ना? कुछ इस प्रकार से आप लोग अगर आए और इन्वेस्टमेंट करें तो चलेगा। दुनिया के देशों को कर्ज से निकालने का यही एकमात्र तरीका IMF सुझाता है, जो हम लोग 1991 में करके देख चुके हैं, ठीक है? तो जो भी आपको सरकारें याद हैं, नरसिम्हा राव सरकार या मनमोहन सिंह जी का जो नेतृत्व वित्त मंत्री के रूप में था, वो ये दौर से गुजर चुका है। यही था LPG कंसेप्ट जो मैंने आपको लिख कर दे दिया है। इसके अंदर भी हमसे कहा गया था सब्सिडी मिटाओगे, टैक्स बढ़ाओगे, ये सारी कंपनियां बेचोगे, ये सब बातें हमसे भी कही गई थी। हमने
हमने भी बजट के अंदर इसका अनाउंसमेंट किया था। 1991 में जो काम हमने किया ये लोग 2024 में कर रहे हैं, इस उम्मीद में कर रहे हैं कि क्या पता इंडिया की तरह इनके भी दिन बदल जाएं। हमने उसी दौर में फिर अपने यहां पर सॉफ्टवेयर उद्योगों को बढ़ावा दिया, क्योंकि हम अब दुनिया के लिए दरवाजे खोल चुके थे। तो हमने कहा कि भाई जब हमारे पास में तुम लोग आओगे तो हम लोग भी तुम्हारे पास आएंगे। बोले हाँ आओ। और इसी क्रम में भारत ने सॉफ्टवेयर के लिए अपने मार्केट को खोला। आज जो आप नोएडा, गाजियाबाद, बेंगलोर, गुड़गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी देखते हैं, इनके पीछे वही 1990s का दौर है जब इंडिया ने कहा कि अब हम दुनिया को अपनी तरफ से सर्विस देंगे। बोले हाँ दो ना, ग्लोबलाइज हो गए हो तो बताओ करो क्या करना चाहते हो। उस दौर में दुनिया में सॉफ्टवेयर का, जैसे आज एआई का माहौल बना हुआ है, उस समय कंप्यूटर का माहौल बना हुआ था। तो कंप्यूटर के माहौल के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से सस्ती लेबर देना शुरू किया। वही दौर था जब इंडिया में कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर साइंस के कॉलेज दमादम खुलने लगे। कंप्यूटर साइंस ब्रांच नंबर 1 ब्रांच बनकर आ गई। हर कोई कंप्यूटर इसलिए पढ़ रहा था कि अब तो हमको जाकर अमेरिका में नौकरी करनी है। आज भी टीसीएस में 3 लाख रुपए के पैकेज पे काम करने वाला आदमी एक बार तो वर्ल्ड टूर कर ही आता है, दूसरे देश में जा ही आता है। विदेश यात्रा तो उसकी हो ही जाती है, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां उठा उठाकर 6 महीने के लिए विदेश ले जाएंगी। यही उनके बीच का सबसे बड़ा चार्म है कि यार कम से कम चलो विदेश तो घुमाएंगे ये लोग। तो इंडिया में सॉफ्टवेयर की जो क्रांति है वो भी तब से शुरू हुई। और सबसे बढ़िया इंडिया का लोहा दुनिया ने तब माना, हमारी सस्ती लेबर का, जब मिलेनियम बग आया 2000 के अंदर, जब सारे कंप्यूटर्स ने कोडिंग इस तरह से लिखी हुई थी कि 2001 कोई नहीं लिख पाएगा, 2000 के बाद सब खत्म, वापस 000 हो जाएगा। तब इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने दुनिया भर के कंप्यूटरों में रात दिन कोडिंग करके, डेटा चेंज करके उनको चलने लायक बनाया था। दुनिया ने तब इंडिया का लोहा माना था। इस पे भी हमने कहानी सुनाई हुई है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए पाकिस्तान की कहानी समझ में आ गई, डिसइन्वेस्टमेंट इंडिया ने क्यों कहा वो समझ में आ गया, और ये सब बातें मैंने समझा दी हैं।